all stations. Delhi Tower. What? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Radio 5, strength 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Victor Tango, Bravo Charlie Delta. ओके, इसका करेक्ट ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो ना, सो यू नीड टू गिव अ रिस्पॉन्स लाइक दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, रीडिंग यू 5 और रीड यू 5, ठीक है। whenever you are doing first interaction, always follow the rules of 4W, ठीक है। So try it again. I'm saying all stations, Delhi Tower, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Delhi Tower, Victor Tango, Bravo Charlie Delta, Radio 5, strength 5. उससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 जो भी 1, 2, पैरामीटर 3, 5, yes. हाँ, जो भी पैरामीटर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है, आपको उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। अनदर स्टेशन टैंगो नवंबर सियरा, आर यू एबल टू गिव द आंसर? Delhi Tower, Victor Tango, Tango November Sierra, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, read you 5, strength 5, Tango November Sierra. ठीक है, done. So till yesterday we have seen the flight planning, ठीक है। कल तक तो हमने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया, where we had seen flight planning, अपना then echolocation designator, parameters of flight plan, phrases and उसके definitions and meaning, ठीक है। तो I'll just have a quick recap of some of the phrases जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चनायर करूंगा, and if you are able to answer, that will be appreciated always, ठीक है। So before going to the next topic, give me some of the answers, ठीक है, regarding some phrases. Okay. What is the replacement of yes? Yes के बदले क्या बोलना है and no के बदले क्या बोलना है? Yes replacement is affirm and no replacement is negative. Negative, ठीक है। What does it mean by acknowledge? इसका definition पूछता है क्यों? Acknowledge means let me know that you have received and understood this message. ठीक है, very good. And what does it mean by एक और important है, just a second मुझे recap करने दो। Knowledge, negative. हाँ, read back. What does it mean by read back? Read back का क्या मतलब होता है? जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 ये जब बोलता हूँ ना, तो आप लोग उसका रीड बैक देते हो ना, मीन्स वापस उसको पढ़ के सुनाते हो। सिमिलरली रीड बैक का क्या मीनिंग है? ट्राई। What you receive, then you as it is, you will tell. Repeat exactly as you received. ठीक है, दोनों का समाव मीनिंग सेम है। रीड बैक का मतलब है रिपीट एग्जैक्टली एज यू रिसीव्ड, जैसा आपको सुनाई दिया एग्जैक्ट वही मेरे को वापस करिए, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द फ्रेजेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल द 4 मीनिंग्स ऑफ नेगेटिव, इसको तो रट के ही जाओ। क्या है पहला? एक है नो, दूसरा क्या है?
दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद है आई थिंक समथिंग इज नॉट कैपेबल, ठीक है, एंड Not capable. चौथा क्या बच रहा है? दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट कैपेबल, नो, एंड एक और मीनिंग है। Mission not granted, sir. वेरी गुड, परमिशन नॉट ग्रांटेड, गुड वन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके रखो, यू कैन क्लियरली सी कि मैं भी इसका मीनिंग भूल रहा हूं, ठीक है, मुझे भी ये चारों याद नहीं रह पाया है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मैं बराबर रट के पहुंचा था, तो आपको भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रट के पहुंचना है। क्या पता नेगेटिव का पूछ ही डाले क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहां पे एटलीस्ट आपको चारों मीनिंग आने चाहिए। और वो क्या करता है बेसिकली, एग्जामिनर को भी याद हो या नहीं याद हो ये तो मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता, बट वो 4 मीनिंग जरूर काउंट करते हैं, उनको इतना पता है कि देयर आर 4 मीनिंग ऑफ नेगेटिव, तो जो आप जो भी बोलोगे 1 2 3 4 काउंट करेगा सीधा। सो नेगेटिव हो के गया। हाँ चारों मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। Then all phrases are good. Now, please tell me, is go ahead, ठीक है? Is go ahead a effective phrase for now? Go ahead है phrases की लिस्ट में, No, तो उसके No, बदले में sir. क्या लाया गया? उसके बदले में प्रोविजन। We can repeat a station or call sign, I think. Not repeat, we can use, our ठीक goal है, sign. हाँ, we need to use our call sign at the last of our transmission, ठीक है, सबसे लास्ट में हम अपना कॉल साइन बोल देंगे, दिस विल गिव इंडिकेशन कि हमारा कॉल फिनिश हो चुका है। डन। So these are the things regarding phrases and all. Now let me go to the topic one by one. Today is lecture number 8 I guess, अगर हम लोग 4 जून से काउंट करें, सॉरी 4 जुलाई से काउंट करें, so today is going to be lecture number 8. Now let me see how many things we have covered so far. Radio station, rules of 4W, readability check, raise a station, and phonetics, reading techniques, definition, aerodrome, location designator, flight rules, flight planning, aeronautical phrases, ATC office hierarchy, and reciprocal of runway. ठीक है, डन। तो हमने इतने सारे टॉपिक देख लिए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी चार्ट रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है, एंड definition of air traffic circuit. So from tomorrow onwards, we are going to see some of the example of calls, or basically how to write the calls. ठीक है, if time permits हम लोग आज भी थोड़ा सा नजर मार लेंगे, बट if not तो एयर ट्रैफिक सर्किट को बाद में देखेंगे, ये फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले हम लोग चार्ट रीडिंग टेक्निक्स फिनिश करते हैं एंड देन विल गो टू द कॉल स्ट्रक्चर, एक दो बेसिक कॉल देखेंगे जो कि मेन पार्ट है एग्जामिनेशन का। सो इफ यू ऑल आर अवेलेबल विथ पेन एंड पेपर, then only I will choose to go with the practices of calls or the structure of calls. So let me just see how many have joined today. We have 3 candidates. ठीक है, so are you all available with pen and paper? Affirm, sir. Comfortable? Another Come, station? sir. ठीक है, so we'll start the call practice for today. थोड़ा देख लेंगे, 2-3 कॉल का स्ट्रक्चर देख लेंगे so that you can also have basic idea how the call is being actually given in the examination. ठीक है, और in daily life तो हम लोग उस पर थोड़ा सा नजर मारेंगे and then tomorrow onwards we'll continue. Now before going ahead, let me just show you something. In the drive link you will find 2 charts, ठीक है, टोटल 2 चार्ट आपको मिलेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर 4 के नाम से ही है, ठीक है,
एक चार्ट जो रहेगा उसका आप हेडिंग देखोगे, उसका नाम रहेगा रूट चार्ट, ठीक है, रूट चार्ट 1 to 8 पेजेस के चार्ट रहेंगे। अनदर वन विल बी रूट चार्ट बट वर्जन 2, ठीक है, V2, ये आप देख सकते हो। तो क्या होता है, what I have seen so far and what many have candidate reported till the time, एग्जामिनेशन में दोनों चार्ट, ठीक है, ऐसा कोई श्योर नहीं होता है कि आपसे, हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपको जो राइट हैंड साइड में चार्ट है ये वाला दे दे और किसी एग्जाम में ये वाला दे दे, वर्जन 2। हालांकि आफ्टर ईयर 2022, ठीक है, 22 ऑनवर्ड्स वर्जन 2 एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कॉल्स, कि अभी से सारे एग्जामिनेशन सेंटर ये वाला चार्ट यूज करेंगे, वर्जन 2। लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर ने प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सारे एग्जाम सेंटर में वर्जन 2 देखने को नहीं मिलता है। कई बार आपको ये पुराने चार्ट भी मिल जाएंगे जो कि पहले यूज किए जाते थे। तो इन दोनों चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख सकते हो बाय द क्वालिटी ऑल्सो, जो पुराना वाला चार्ट है थोड़ा डल है और हेजी है, ठीक है, ऐसा लगता है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी गंदी है भी, ठीक है। आपको एग्जाम में भी जो पुराना वाला चार्ट मिलेगा ना, ऐसा ही स्मजी मिलेगा, क्लियर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट नया वाला जो चार्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और इसकी प्रिंट्स क्लियर आपको दिखेंगे। सो एग्जैक्टली जो चार्ट मैं आपको शेयर किया हूं ड्राइव लिंक पे और जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, एग्जैक्टली सेम चार्ट यूज होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। टोटल 8 रूट चार्ट्स आपको दिए जाएंगे एक फाइल के अंदर, ठीक है, और उस पे आपको बहुत सारे पेन पेंसिल के मार्किंग्स मिलेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं वो कई बार मार्क कर देते हैं। हाउएवर इस पे किसी भी टाइप का राइटिंग अलाउड नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स कुछ लोग मार्किंग कर देते हैं इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है बेसिकली, 8-8 पेज के 2 पीडीएफ कॉपी है, इन दोनों पीडीएफ का कलर प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवाना है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी यूज नहीं करेंगे आप लोग, नाइदर इन मोबाइल नॉर इन एनी लैपटॉप्स और टैबलेट्स और एनीवेयर, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आप लोग यूज नहीं करेंगे। मैं इसका डिसएडवांटेज बताऊंगा कि क्यों सॉफ्ट कॉपी यूज नहीं करना चाहिए, आप खुद आगे फील करोगे। सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एग्जाम में आपको हार्ड कॉपी चार्ट मिलेंगे, ठीक है, प्रिंटेड। तो आपको अभी से ही प्रिंटेड कॉपी पे प्रैक्टिस करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि एग्जाम और सॉरी क्लास का क्राइटेरिया मैच हो। आपने जैसा हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस किया वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिले। दूसरा, जब आप सॉफ्ट कॉपी यूज करते हो ना, तो आपको कई बार स्क्रीन के ऊपर आधा चार्ट ही दिखाया जाता है। नाउ लुक एट द चार्ट नंबर 1, आप देख रहे हो नीचे का पोर्शन कटा हुआ है। तो इससे एक बार में, और अगर आप इसको जूम आउट कर लोगे तो क्लियरली फॉन्ट नहीं दिखेंगे। तो एक बार में फ्लाइट प्लानिंग करने के लिए डिजिटल कॉपी का चार्ट कम पड़ जाता है और इससे बहुत मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। फॉर मी, आप देखोगे कि मैं जब भी क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं सॉफ्ट कॉपी चार्ट यूज किया करूंगा। सो यू कैन सी कि मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा जब मैं सॉफ्ट कॉपी चार्ट यूज करूंगा। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं दोहरानी है। मुझे क्योंकि पढ़ाना है आप लोगों को, तो मैं सॉफ्ट कॉपी यूज करूंगा ही, ताकि आप रिलेवेंस या मैच करवा पाओ। लेकिन आप लोग इन दोनों चार्ट का प्रिंट आउट निकलवाओगे, वो भी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ठीक है, क्योंकि इस दोनों चार्ट में कलर का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है, ठीक है, कलर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। तो आप लोग कल से परसों तक में मैक्सिमम टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज 2 चार्ट्स। दोनों चार्ट्स आप रखो अपने पास, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। हम लोग दोनों का प्रैक्टिस करेंगे। एग्जामिनेशन में अपने को कोई रिस्क नहीं चाहिए कि ये वाला पढ़ के गए थे वो वाला आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और कलर में आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में ये चार्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कल से परसों तक में जब भी आपको टाइम मिले, हार्ड कॉपी कलर प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग रेडी रखो, ठीक है।
हो जाएगा प्रिंट आउट? हो जाए सर। ठीक है, तो आप लोग इसका कलर प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। कल परसों के बाद हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप हार्ड कॉपी से रिलेवेंस या मैच करवा के पढ़ सकते हो। नाउ फर्स्ट लुक एट द चार्ट। टोटल 8 रूट चार्ट्स हम लोगों को एग्जाम में दिए जाएंगे, एग्जैक्टली 8, और इसमें किसी भी टाइप का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो विद दिस चार्ट यू कैन सी, ठीक है, एक तो चार्ट बनाने का बेसिक रूल होता है, मैप बनाने का एक्चुअली, ठीक है। जब भी आप कोई मैप बनाते हो, आप उसमें जितने भी टाइप का सिंबल यूज करते हो, आप उसको डिफाइन करोगे इन द फॉर्मेट ऑफ लीजेंड्स, कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है। जिस भी टाइप का आपने डायग्राम या नोटिंग लिखा है उसको डिफाइन करोगे कि आपने जिस भी टाइप का सिंबल यूज किया है उसका मतलब क्या है। सो हम लोग कभी जब बचपन में चार्ट वगैरह बनाते थे या फिर मैप वगैरह बनाते थे प्राइमरी स्कूलिंग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग कैसा यूज किया करते थे, अगर टेम्पल दिखाना है तो इस तरह से एक रेड फ्लैग दिखाते थे, मतलब ये टेम्पल का साइन है। हॉस्पिटल दिखाना है तो प्लस का साइन, ठीक है। चर्च दिखाना है तो इस टाइप से दिखाते थे। ब्रिज दिखाना है तो हम लोग इस टाइप से ब्रिज बनाया करते थे, सिंबॉलिक, ठीक है। नदी वगैरह तो ऐसे बनाते थे ब्लू कलर वाटर से, ठीक है। एंड मॉस्क वगैरह बनाना रहता था तो हम लोग इस टाइप से बनाते थे, मस्जिद। सो वट एवर मैप्स creation techniques are there, this is कि it is not possible to write everything to cover everything in the large। हर चीज को, लार्ज एरिया को एक छोटे से पेपर के दिखाने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज को आप लिखोगे तो फिर छोटे से पेपर पे लार्ज एरिया नहीं दिखा पाओगे। फॉर दैट व्हाट यू कैन यूज सिंबल, ठीक है। आप गूगल मैप भी देखते हो ना, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर आप जूम आउट कर दो तो उसका एक लार्ज व्यू आता है जिसमें सब कुछ क्लियर नहीं होता है। तो इस चार्ट को बनाने के लिए जितने भी टाइप के सिंबल्स यूज किए गए उन सबको लीजेंड में स्पेसिफाई किया गया है कि किस सिंबल का क्या मतलब है। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेंगे नागपुर एयरपोर्ट का, और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि चार्ट में कौन से सिंबल का क्या मतलब है। क्लियर? तो आप लोग थोड़ा सा अटेंशन पे करो। इफ यू आर हेयर एंड देयर, सो प्लीज बी फोकस फॉर अ 15 मिनट एटलीस्ट, कम से कम 15 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है। मैं आराम आराम से एक एक चीजों को 2 बार बताऊंगा, जस्ट हैव अ लुक आउट। थैंक यू। ओके, शैल आई मूव अहेड, स्टार्ट करूं? हम सर। ठीक है। सबसे पहले आप इस पूरे चार्ट पे देखोगे कि ग्रीन कलर का थिक ग्रीन कलर का लाइन है, दिस इज द एफआईआर बाउंड्री, ठीक है। आप इस चार्ट पे देखो या दूसरा चार्ट लेके चलता हूं, यहां भी देखो, थिक ग्रीन कलर लाइन विथ ब्लैक डॉट इनसाइड, दिस इज एफआईआर बाउंड्री। सो वट एवर द एफआईआर रीजन वी आर हैविंग, ये उसके बाउंड्री को डिफाइन करता है। सो हेयर यू कैन सी लाइक राइट साइड दिस इज कोलकाता एफआईआर, यानी यहाँ के जो एयरपोर्ट रहेंगे उनका लेटर कोड आएगा एको, और लेफ्ट साइड इट इज मुंबई एफआईआर, तो यहाँ के एयरपोर्ट का लेटर कोड आएगा अल्फा। सिमिलरली हेयर यू कैन सी मुंबई दिल्ली एफआईआर बाउंड्री, तो यहाँ हो गया दिल्ली एफआईआर इंडिया, इधर हो गया कोलकाता एफआईआर एको, ये हो गया अल्फा। सो ग्रीन थिक कलर लाइन विथ ब्लैक डॉट्स इनसाइड रिप्रेजेंट्स एफआईआर बाउंड्री। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लाइन देके छोड़ देगा, नहीं, आपको हर एक एफआईआर बाउंड्री का नाम लिखा हुआ मिलेगा।
along side with the line। हो सकता है किसी एक्यूट एरिया, मतलब छोटे से एरिया में आप देखोगे, अगर मोबाइल फोन में अगर आप मैप देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि कौन सा एफआईआर बाउंड्री है, लेकिन जब आपके पास पूरा का पूरा पेज रहेगा हार्ड कॉपी तो आपको दिखेगा एक वाइड एरिया में कि ये वाला लाइन जो है दिल्ली एफआईआर है, यहाँ कोलकाता एफआईआर है, ये दिल्ली एफआईआर, ये मुंबई एफआईआर है। ठीक है, सो दिस इज द अनदर यूज ऑफ टेकिंग चार्ट इन हार्ड कॉपी। आपको लार्ज एरिया में डिटेल दिखेगा। अगर आप जूम करके देखोगे तो अगर आपसे कंफ्यूजन हो गया कि इस साइड कौन सा एफआईआर है, इस साइड कौन सा एफआईआर है, लेकिन अगर आप जूम आउट करो तो देखो नीचे क्लियरली लिखा हुआ है मुंबई एफआईआर, दिल्ली एफआईआर। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स एफआईआर बाउंड्री, और किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको डिटेल में लिखा रहेगा कि किस साइड कौन सा एफआईआर है। डन। सो ग्रीन कलर, थिक ग्रीन कलर लाइन along with black dots inside represents FIR boundary। ठीक है, आपको यहाँ पे FIR लिखा हुआ दिख रहा है, बट दिस इज इन एक्चुअल FIR बाउंड्री। ठीक है, ये एक्चुअल में है FIR बाउंड्री। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, जितने भी थिन, ठीक है, थिन ब्लैक कलर लाइन, जितने भी थिन ब्लैक कलर लाइन है, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग रूट्स। ये सब रूट के कॉल साइन है। जैसा हम लोग नॉर्मल डेज में ट्रेवल करते हैं तो बोलते हैं ना कि विल गो दिल्ली टू मुंबई वाया NH7, विल गो दिल्ली टू अहमदाबाद वाया NH34, लाइक दैट। तो हर एक रूट का कुछ ना कुछ नाम होता है, MG रोड, इंदिरा गांधी रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड। सिमिलरली नागपुर से मुंबई को जो रूट कनेक्ट करेगी उस रूट का क्या नाम होगा? तो थिन ब्लैक कलर लाइन रिप्रेजेंट्स रूट, और हर एक रूट के पास में ही उस रूट का कॉल साइन लिखा रहता है। कॉल साइन मींस उस रूट का नाम, उस रूट को आप कैसे बुलाओगे। सो हर एक रूट के पास उसका कॉल साइन लिखा रहेगा। कई बार एक एक्यूट एरिया, मतलब छोटे से एरिया में आपको रूट का कॉल साइन नहीं दिखेगा। जैसे भोपाल और डेल्टा के बीच में देखो, यहाँ पे आपको कॉल साइन नहीं दिख रहा है, तो आपको उसका थोड़ा सा लार्जर एंड देखना पड़ेगा कि वो रूट और कहाँ कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे उस रूट का कॉल साइन जरूर लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? सो थिन ब्लैक कलर लाइन रिप्रेजेंट्स रूट, और उस रूट को आप किस नाम से बोलोगे वो आपको चार्ट पे ही लिखा हुआ मिलेगा, इमीडिएटली एडजेसेंट टू द रूट। कई बार रूट के ऊपर, कई बार रूट के बीच में, इस टाइप से। क्लियर है? लेकिन लिखा हुआ जरूर मिलेगा। कई बार छोटे से एरिया में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो थोड़ा सा आगे पीछे नजर मारने की जरूरत पड़ेगी, बट लिखा हुआ मिलेगा। सो रूट हो गया, FIR बाउंड्री हो गई। नाउ विल लुक वन एयरपोर्ट। ठीक है, नागपुर। जिस भी एयरपोर्ट पे, सबसे पहले आप लोग VOR नाम कई बार सुना होगा आपने, अगर आप एवियोनिक्स से हो तो। समथिंग इज VOR, मतलब क्या होता है VOR का फुल फॉर्म? कौन बताएगा? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। हाँ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। क्या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज क्या? बताओ क्या करता है ये, थोड़ा सा फंक्शन, डिफिनेशन, फुल फॉर्म ठीक था? ये 360 डिग्री पे जो फ्रिक्वेंसी को एमिट करता है, ये हाँ ट्रांसमीटर्स के ग्राउंड स्टेशन पे लगे होते हैं, और हमारे एयरक्राफ्ट में इसके जो रिसीवर्स लगे होते हैं वो हाँ। उसको कैच कर लेते हैं, और इसके थ्रू हमें पता लग पाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। एयरक्राफ्ट नहीं, एयरपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड। सॉरी एयरपोर्ट। हाँ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डायरेक्शन फाइंडर। ठीक है, बेसिकली इट इज अ डायरेक्शन फाइंडर ऑफ एन एयरपोर्ट। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर एक ADF भी तो है, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर, ये इसका लेसर वर्जन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इस चीजों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर नाउ जिस भी एयरपोर्ट पे
VOR एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, उस एयरपोर्ट पे आपको पेंटागोनल, ठीक है, इस टाइप से पेंटागोनल साइन मिलेंगे। देखो नागपुर के ऊपर गौर से देखो, पेंटागन बने हुए हैं ना, ये यानी इस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन अवेलेबल है, ठीक है। जब इनिशियली नेविगेशन सिस्टम इंप्रूव्ड बहुत ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड पे बहुत सारे VOR स्टेशन बनाए, ठीक है। और जब भी आप मान लो कि फ्लाइट का परमिशन मांगते थे, सो दे वर गिविंग यू परमिशन VOR टू VOR। सपोज अभी के टाइम पे क्या है, VOR और ADF का यूज खत्म होने वाला है आफ्टर सम टाइम। अभी अगर आपको दिल्ली से नागपुर जाना है, और फिक्स्ड विंग में बेसिकली ये अभी भी चल रहा है, ठीक है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में अभी भी इसका वाइडर यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। रोटरी में, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में ये लगभग खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने पास जीपीएस आ चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी के साथ। जीपीएस का बहुत ही वाइड यूज है रोटरी विंग में, और फिक्स्ड विंग में भी जीपीएस आ चुका है इनहैंस्ड, बट अभी तक जीपीएस बेस्ड मैंडेटरी नहीं हुआ है ऑपरेशन, अभी भी VOR का यूज कर रहे हैं। लेकिन नहीं भी यूज करोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है, ऐसा सिस्टम आ चुका है कि VOR खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एयरक्राफ्ट को। सो पहले क्या रूल बना था कि अगर आपको दिल्ली से नागपुर जाना है तो आप पहले दूसरे VOR को जाओगे, दूसरे से तीसरे VOR, फिर ऐसा मींस VOR टू VOR आप जंप करोगे टू नागपुर। डायरेक्ट आप दिल्ली टू नागपुर नहीं आ सकते। तो रूट जो बनाया गया VOR स्टेशन को कनेक्ट करते हुए बनाया गया, कि सपोज आप अगर दिल्ली से नागपुर जाओगे तो प्रोग्रेस दिखाते हुए जाओ कि अच्छा अभी सिकंदराबाद आ गए, फिर जलालाबाद आ गए, फिर लखनऊ, कानपुर, खजुराहो, जबलपुर, नागपुर। यानी आप अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे ट्रैक करोगे विद द हेल्प ऑफ VOR स्टेशंस, ठीक है। फिर क्या हुआ, VOR स्टेशन इटसेल्फ अ कॉस्टली इक्विपमेंट, महंगा है, तो लगभग सारे एयरपोर्ट्स पे इसको एस्टेब्लिश किया गया जो कि डोमेस्टिकली यूज होते थे। लेकिन एयरपोर्ट बनाना और एयरपोर्ट का ऑपरेशन कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का काम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी बस उस चीज को मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी, पैसा नहीं लगाएगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट। एयरपोर्ट्स प्राइवेट बनने शुरू हो गए हैं, तो आप क्या लगाओ नहीं लगाओ आप पे डिपेंड करता है। तो VOR स्टेशंस को सारे स्टेशन पे लगाना फिजिबल था नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि सारे एयरपोर्ट पे VOR नहीं लगाए, उन्होंने कहीं कहीं पे NDB, नॉन डायरेक्शनल बीकन, मतलब एक छोटा सा एंटीना, लेसर वर्जन ऑफ VOR, ग्राउंड स्टेशन पे एक एंटीना डाल के छोड़ दिया। ये भी आपको डायरेक्शन ही बताएगा, और इसको कैच करेगा ADF, ठीक है, ADF। सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम नागपुर टू खजुराहो, नागपुर टू खजुराहो जा रहे हो तो आपको इसमें दो VOR देखने को मिल रहा है, एक नागपुर इटसेल्फ, जबलपुर और खजुराहो, यहाँ पे VOR स्टेशन है। बीच में एक ब्लैक कलर का ट्रेंगल देखने को मिल रहा है, दैट इज NDB, नॉन डायरेक्शनल बीकन्स। ये VOR नहीं है, VOR का छोटा वर्जन है, ठीक है, जो कि सिंपली एक ग्राउंड पे एंटीना लगा दिया और वो सिग्नल को कैच कर लेगा कि हाँ हमारा एयरक्राफ्ट अभी हमारे ऊपर से पास किया है। VOR स्टेशन पे मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए रेगुलर, और डे टू डे डेटा कलेक्शन और रिपोर्ट भेजना पड़ता है। NDB में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ घंटे तक, आई थिंक इट्स 16 आवर्स, यहां तक डेटा रिकॉर्ड रहता है, उसके बाद इरेज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज VOR एंड ADF यूज, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर का यूज। तो जिस भी एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन लगे हुए हैं वहां पे पेंटागन साइन रहेगा, और जिस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन नहीं है वहां पे या तो सर्कल रहेगा, ठीक है, लाइक आप सोनगढ़ पे देख सकते हो, कानपुर पे देखो, कानपुर पे एयरपोर्ट है लेकिन वहां पे VOR स्टेशन नहीं लगाया गया है, तो वहां पे सर्कल बना हुआ है।
ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि पेंटागन और नॉन पेंटागन सिंबल में क्या डिफरेंस है? क्लियर है या कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा? प्लीज डू लेट मी नो। सर ये सर्कल और ब्लैक वाले ट्रायंगल में क्या डिफरेंस रहेगा? बताता हूँ। ओके, नाउ अभी हमने क्या पढ़ा कि पेंटागन हो गए व्यूअर स्टेशन, ठीक है। उसके बाद जिस भी एयरपोर्ट पे या एयर स्ट्रिप, कई बार छोटे छोटे एयर स्ट्रिप होते हैं या फिर कई बार एयर स्ट्रिप भी नहीं होते हैं, ऐसे ही किसी खेत के बीच में एक टावर डाल दिया ताकि हम एयरक्राफ्ट का प्रोग्रेस मॉनिटर कर सके। अच्छा, यहां से गुजर चुका है, यहां से गुजर चुका है। सो जो आपको पेंटागन सिंबल दिखेंगे ये दिखाएंगे आपके व्यूअर स्टेशन को, यानी इस एयरपोर्ट पे व्यूअर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड है। और जो आपको सर्कल दिखेंगे ऐसे हॉलो सर्कल, ये दिखाते हैं आपके नॉन डायरेक्शनल बीकन्स, यानी हमने अपने स्टेशन पे एक बीकन लगा दिया है। नाम इसका नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन ये भी एक्चुअली में ओमनी डायरेक्शनल है, यानी हर एक डायरेक्शन में है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बीकन करते हैं। दूसरा लगा दिया डेड रिकॉग्निंग सिस्टम। ये जो ब्लैक ट्रेंगल है ना, इसको बोलते हैं डेड रेकनिंग, DR। मतलब ये बस ग्राउंड पे लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे ना कोई मॉनिटर करने वाला है ना कोई ऑब्जर्व करने वाला है। खराब हो गया तो 1-1 महीने लग जाते हैं ठीक करने में, वहां तक पहुंचना, वहां तक मॉनिटर करना, इटसेल्फ इज अ टफ जॉब। तो पायलट खुद से अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करेगा कि हमको बताया गया था नागपुर से भोपाल जाने में बीच में डेल्टा पड़ेगा, तो अगर डेल्टा का सिग्नल रिसीव हुआ एयरक्राफ्ट में ADF के थ्रू, तो पायलट खुद से पता कर लेगा कि अच्छा हम आधा दूर क्रॉस कर चुके हैं। बट ओवर NDV, जैसे सोनगढ़ है अगर बीच में, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन भी उस चीज को मॉनिटर करके रखेगी 16 आवर्स तक कि हमारे ऊपर से एक एयरक्राफ्ट गुजरा। लेकिन डेड रिकॉग्निंग वाले सिस्टम में कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, खुद से पायलट देखेगा कि हमने इस चीज को क्रॉस कर लिया। सो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ नेविगेशन। VOR जो कि बहुत कॉस्टली है, एयरक्राफ्ट भी रिकॉर्ड करेगा, ग्राउंड स्टेशन भी रिकॉर्ड करेगा, और इसको मॉनिटर करने के लिए नीचे मैन पावर बिठाए गए होंगे कि प्रॉपर मॉनिटर करो कौन सा एयरक्राफ्ट किधर गया। और डेली का रिपोर्ट जाता है रीजनल ऑफिस में कि आज हमारे ऊपर से 160 एयरक्राफ्ट क्रॉस किया, आज हमारे ऊपर से 150 एयरक्राफ्ट क्रॉस किए। ये VOR स्टेशन का काम है। यहाँ पे ऑफिस रहेगा, सब लोग मॉनिटर करेंगे। फिर आया आपका दूसरा NDB, नॉन डायरेक्शनल बीकन, ठीक है। यहाँ पे मैन पावर थोड़े कम रहेंगे, और जब एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा तो लिमिटेड टाइम के लिए ये बस मॉनिटर करेगा और अगले स्टेशन को पास ऑन कर देगा कि एक एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 172 हमारे ऊपर से गुजर चुका है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है VAR से, बट लेस मैन पावर रिक्वायरमेंट, लिमिटेड आवर्स तक मॉनिटरिंग। फिर एक आता है डेड रिकॉग्निंग सिस्टम। कोई नहीं है, सुनसान खेत में एक टावर गाड़ के छोड़ दिया, ठीक है, एक टावर लगा के छोड़ दिया। नाउ पायलट इटसेल्फ विल मॉनिटर कि हम जब नागपुर से भोपाल जा रहे थे तो डेल्टा को क्रॉस कर चुके हैं। सो दिस इज नोन एज डेड रिकॉग्निंग पॉइंट्स। एम आई क्लियर ओवर ऑल दीज? सर ठीक है। सो दे आर VOR, NDB एंड डेड रिकॉग्निंग पॉइंट्स। ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आपके रास्ते में, सपोज आप मुंबई से नागपुर जा रहे हो, तो रास्ते में डजंट मैटर वो एक डेड रिकॉग्निंग पॉइंट है या NDB स्टेशन है या एक VOR है, आपके रास्ते में जो कोई भी एयरपोर्ट या जो कोई भी सिंबल पड़ता है, सब कुछ एक कॉमन टर्म से रिप्लेस कर दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज वे पॉइंट। वो आपके रास्ते में पड़ने वाले पॉइंट है, ठीक है। तो अलग से समझने की या ट्रीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि NDB पे अलग रिपोर्ट होगा, DR पे अलग रिपोर्ट होगा और VOR पे अलग रिपोर्ट होगा, नहीं। हमारे लिए सब बराबर, सबके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन एक पायलट के लिए सब बराबर। तो मुंबई से नागपुर जाने में किसी भी टाइप का NDB, DR या VOR आए, सब हमारे लिए है वे पॉइंट। क्लियर?
रास्ते में पड़ने वाला हर एक पॉइंट वे पॉइंट है। अब जितने भी वे पॉइंट आते हैं वो सब आते हैं विद अ कॉमन टर्म, उनका एक नाम है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं MRP, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी रास्ते में पॉइंट हैं, डजंट मैटर वो VOR है, NDB है, DR है या कोई एयरपोर्ट है, हमारे लिए सब हैं वे पॉइंट, और सारा वे पॉइंट एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। मतलब आप जब अपने एयरक्राफ्ट का पोजीशन रिपोर्ट करोगे तो इस पॉइंट को एक लैंडमार्क की तरह ट्रीट करोगे। मतलब आप इस पॉइंट के रेफरेंस से अपना प्रोग्रेस बता सकते हो कि अभी हम औरंगाबाद से 20 नॉटिकल माइल दूर हैं, अभी हम नागपुर से 30 नॉटिकल माइल दूर है, इस तरह से। यानी आप इन सारे वे पॉइंट, चाहे वो VOR हो, NDB हो या एक DR सेंटर हो, हर किसी को एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स मानोगे। वो आपको रास्ते में पड़ने वाले पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग कॉमनली बोलते हैं MRP। इज इट क्लियर टू ऑल? तो रास्ते में जो कुछ पड़ा हर चीज है हमारे लिए MRP। इज दैट क्लियर? Affirm, sir. और MRP को हम एक लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे। अगर हम सपोज इस रेड डॉट पे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वी आर 20 नॉटिकल माइल्स टू ओपाका। अगर हम औरंगाबाद के ऊपर हैं तो हम बोल सकते हैं कि वी आर Sir. ओवर इट। और हाँ हाँ, Sir, a screen is not visible. ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी व्हाट हैज प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया था। कब से नहीं विजिबल है? ज्यादा टाइम से या नाउ ओनली? Now only, sir. No. ठीक है। सो आई मीन टू से, रास्ते में आपको किसी भी टाइप का सिंबल पड़े, चाहे ट्रायंगल रहे, चाहे सर्कल रहे या पेंटागन हो, हर चीज हमारे लिए है मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट, और हर चीज को हम ट्रीट करेंगे एज अ वे पॉइंट। ठीक है? सो दीज आर द वे पॉइंट्स। तो हम कल को जब भी रिपोर्ट करेंगे तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो NDB है, इसको क्या ही देंगे, नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि हम ओपाका से 20 नॉटिकल माइल दूर हैं, औरंगाबाद के ऊपर है, ड्यूबॉक्स के ऊपर है, ड्यूबॉक्स से 30 नॉटिकल माइल आगे निकल गए। यानी इसको आप लैंडमार्क के तरह यूज करोगे। आप कई बार जैसे मान लो किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो तो रास्ते में फोन करके पूछते ना कि कहाँ तक पहुंचे। अब बोलते हो ना कि एक चौक आ रहा था, वहां से 1 किलोमीटर आगे निकला हूँ, या फिर एक मंदिर देखा था, वहां से 2 किलोमीटर बाएं साइड निकला हूँ, लाइक दैट। सिमिलरली आपसे अगर किसी ने पूछा, ATC ने, तो आप बोलो कि ड्यूबॉक्स के ऊपर फ्लाई कर रहा हूँ या ड्यूबॉक्स से 10 नॉटिकल माइल आगे निकला हूँ, लाइक दैट। सो दीज आर द MRP। तो कितना पॉइंट अपना लोग को क्लियर हो गया? ATS रूट, FIR बाउंड्री, ठीक है, VOR, NDB, NDR, ठीक है। नाउ इन बिटवीन टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, इन बिटवीन टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स आपको ऑरेंज कलर के कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 50, 36, 134, इस टाइप से कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? दिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। मतलब ये हमेशा 2 MRP के बीच में रहेगा, किसी भी MRP को ये बाईपास नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ट्रोनी से नागपुर तक एक ही साथ बता दिया, नहीं। अगर बीच में कोई MRP आया तो ये डिस्टेंस वहीं तक है, ठीक है। तो हर 2 MRP के बीच, चाहे वो कितना ही छोटा डिस्टेंस क्यों नहीं हो, तो हर 2 MRP के बीच में डिस्टेंस लिखेगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ड्यूबॉक्स और नागपुर, दे आर 134 नॉटिकल माइल अपार्ट, ठीक है, 134 नॉटिकल माइल दूर है। और दूसरा, ट्रोनी और ड्यूबॉक्स, these two MRP are 36 nautical mile apart. Aurangabad and Troni 50 nautical mile apart from each other.
Aurangabad and Opaka 50 nautical mile apart from each other. So this numbers written in the orange color, that is representing the distance in nautical mile, not in kilometer, nautical mile में. ठीक है? Affirm, sir. Now look at one airport clearly. ठीक है? आपको एयरपोर्ट पे 2 सर्कल बनाए हुए दिखाई देंगे. मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे आपको दिख जाएंगे. चार्ट में, एयरपोर्ट पे नहीं, इन एक्चुअल चार्ट में आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे. एक इनर सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं CTR. CTR इसका फुल फॉर्म लिखो सब लोग, कंट्रोल जोन. ठीक है, CTR मतलब कंट्रोल जोन. और ये जो बड़ा सर्कल है ये कहलाता है CTA मतलब कंट्रोल एरिया. ठीक है, कंट्रोल एरिया. और आपको मैंने कंट्रोल बाउंड्री एक दिन बताया था, राइट? थिक ब्लू कलर के लाइन, पुराने चार्ट में थोड़ा सा स्काई ब्लू हो गया है, न्यू चार्ट में ब्लू कलर का लाइन है. थिक ब्लू कलर लाइन ये कहलाता है कंट्रोल बाउंड्री. ठीक है, तो 3 चीज, एयरपोर्ट का इनर सर्कल, ठीक है, कंट्रोल जोन, एयरपोर्ट का आउटर सर्कल कंट्रोल एरिया, और जिस भी एयरपोर्ट पे ACC है यानी एरिया कंट्रोल सेंटर है उसके आसपास आपको थिक मोटे ब्लू कलर के लाइन दिखेंगे, दैट इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री. ठीक है, यानी ये पूरा एरिया जिसको मैं ग्रीन कलर से हैच कर रहा हूं ये पूरा नागपुर कंट्रोल के अंदर में आ रहा है. ठीक है, सो एयरपोर्ट का इनर सर्कल CTR एंड आउटर सर्कल CTA और थिक ब्लू कलर लाइन कंट्रोल बाउंड्री. These 3 terms clear to all? क्लियर है सबको? Yes, no, anything? I need feedback, guys. Wait, can you repeat again? Very good. Another stations, what is the status? ठीक है, एयरपोर्ट पे गौर से देखो अच्छे से. ठीक है, इनर सर्कल नोट डाउन कर लेना सब लोग. इनर सर्कल, दिस इज CTR मतलब कंट्रोल जोन. ठीक है, आउटर सर्कल CTA कंट्रोल एरिया. और जिस भी एयरपोर्ट पे एरिया कंट्रोल सेंटर, हमने बताया था ना कि एरिया कंट्रोल सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर एक एयरपोर्ट पे नहीं रहता है और वो अपने साथ साथ आसपास के भी 2-3 एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग करता है. तो जिस भी एयरपोर्ट पे एरिया कंट्रोल सेंटर अवेलेबल है उसके आसपास आपको थिक ब्लू कलर के लाइन दिखेंगे, ये कहलाते हैं TMA या फिर कंट्रोल बाउंड्री. 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल? ये तीनों समझ में आया सबको? Affirm, sir. Affirm, sir. ठीक है, सो वी हैव सीन CTA, CTR एंड TMA. ठीक है, सो ऑल लीजेंड्स आर क्लियर, यानी लीजेंड्स के जितने भी यूजेस थे यहाँ पे वो चीज क्लियर है. TMA, CTA, CTR, एवरीथिंग लुक्स क्लियर, राइट? अब आते हैं मेन चीज पे. ये तो हमने बस अभी तक सिंबल को समझा, लेकिन सिर्फ सिंबल समझ के एग्जाम में हम लोग अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि सिंबल से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक थ्योरी, वो हम आगे पढ़ेंगे इमीडिएटली आफ्टर दैट. तो ये था आपका चार्ट टाइप 1, पुराना वाला चार्ट. नए वाले चार्ट पे आते हैं. आप देखना, आपको ऑलमोस्ट चीजें सेम मिलेंगी बट माइनर सा डिफरेंस रहेगा. क्या? जैसा कि आप देखो, ये रहा आपका न्यू वाला चार्ट.
चार्ट 1 ही चलते हैं ताकि आपका रिलेवेंस इजी रहे। लुक एट द नागपुर। क्या दिखा यहाँ पे? यहाँ पे जो इनर सर्कल है और आउटर सर्कल है दोनों डैश्ड हैं, मतलब दोनों डैश लाइन से सर्कल किए गए हैं, कोई भी कंप्लीट लाइन नहीं है, डैश 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 करके है, जो कि पुराने वाले चार्ट में अंदर वाला डैश्ड था और बाहर वाला फिल्ड अप था। तो इसलिए हमने इसको इनर और आउटर सर्कल्स बता के एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन इसका टर्मिनल मूवमेंट एरिया देखो, क्लियरली विजिबल है विथ थिक ब्लू कलर लाइन, ठीक है। फिर आपको इसमें दिखेगा कि दो एमआरपी के बीच में डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है? उसमें डिस्टेंस था, इसमें नहीं है। तो अभी तक हमने 3 डिफरेंस देखे दोनों चार्ट के बीच में, ठीक है। इनर सर्कल डैश है, उसमें भी था। आउटर सर्कल उसमें ब्लू कलर का लाइन था, कंप्लीट लाइन, बट यहाँ पे आउटर भी डैश 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 करके है, तो इसलिए हम इसको इनर और आउटर सर्कल बोलेंगे। फिर 2 एमआरपी के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया गया है नए चार्ट पे, तब आप बोलोगे सर फिर कैसे करेंगे एग्जाम में? एग्जाम में अगर वर्जन 2 वाला चार्ट आता है तो डिस्टेंस आपको अपने मन से बोलना है, हाइपोथेटिकली, ठीक है। और अगर पुराना वाला चार्ट आया तो डिस्टेंस लिखा हुआ है। सो दिस इज द न्यू चार्ट। नाउ I'll tell one thing that is known as how to find right ATC। एक थ्योरी रखो अपने मन में। क्या? चार्ट जब भी आप ओपन करोगे ना, आपके मन में एक थ्योरी रहनी चाहिए हमेशा। वो थ्योरी क्या है? हाउ टू फाइंड द राइट ATC। कब किस ATC को कॉल करना है, ये कैसे पता करेंगे? Your voice is not coming, sir. Do you read? Affirm. Affirm नहीं, हाउ डू यू रीड का रीड बैक होगा रीड यू 5 एंड देन योर कॉल साइन, ठीक है। इफ आई विल आस्क ऑल स्टेशंस हाउ डू यू रीड विदाउट एनी पैरामीटर, तो आपका आंसर रहना चाहिए रीडिंग यू 5 विक्टर टैंगो रोमियो किलो डेल्टा, लाइक दैट। क्लियर है? सो आई वाज टेलिंग अबाउट अ थ्योरी। हाँ, आई वाज टेलिंग अबाउट अ थ्योरी। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अभी समझने में मिस्टेक कराना, ये आपके साथ रह ही जाएगा। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं कि जब सारा खत्म कर देता हूं ना, तब भी उनको डाउट आता रहता है कि सर इस जगह पे अगर फ्लाई कर रहा हूं तो कौन से एटीसी को कॉल करूंगा, यहां फ्लाई कर रहा हूं तो कौन से एटीसी को कॉल करूंगा। तो फिर दैट टाइम आई थिंक कि इतना सारा पढ़ाने के बाद लास्ट में जब आपको अभी तक यही डाउट रह रहा है कि इस जगह पे उड़ रहा हूं तो कौन से एटीसी को कॉल करूं, यहां फ्लाई कर रहा हूं तो कौन से एटीसी को कॉल करूं, तब तो पक्का आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको समझने में थोड़ा सा मामला टाल के निकलते हैं कि चलो छोड़ो ना, बाद में देख लेंगे। नहीं, जितना टाइम लेना है आज से कल तक में पूरा टाइम लीजिए और इस थ्योरी को क्लियर करिए, हाउ टू फाइंड द राइट एटीसी। नहीं तो अगर अभी आपने इसको इग्नोर किया, ठीक है, वो दिक्कत आपके साथ रह ही जाएगा। और एग्जाम में अगर आपने गलत एटीसी को कॉल लगाया, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट 5 नंबर काटेगा। सोचो,
सीधे 5 नंबर काटेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। सो विल गो वन बाय वन। हमने जितने सारे एटीसी को पढ़े उस सब का मीनिंग देखते हैं। ग्राउंड को हम लोग कब कॉल करेंगे? टैक्सी, टोइंग, इंजन स्टार्टअप, बेसिक ऑपरेशंस के लिए, ग्राउंड मूवमेंट के लिए, रनवे तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो रनवे तक पहुंचने के लिए हमने कॉल किया ग्राउंड को, एसएमसी को। उसके बाद आया टावर, जो हमारा इनर सर्कल है, सीटीआर। ठीक है, सीटीआर का किंग कौन? टावर। जब आप सीटीआर के अंदर में हो तो टावर को कॉल करोगे। ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज। सीटीआर के अंदर में टावर को कॉल करोगे, लेकिन किसी भी एटीसी को कॉल करने से पहले आपको 2 पैरामीटर पे ध्यान देना है, एक अल्टीट्यूड और दूसरा डिस्टेंस। ठीक है, आप अल्टीट्यूड वाइज और डिस्टेंस वाइज उसके कंट्रोल जोन में आने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? आप नागपुर के सीटीआर के अंदर में टावर को कॉल करोगे, लेकिन कहां तक? कहां तक? टिल 25 नॉटिकल माइल। आप देखो, नागपुर का जो सीटीआर है, इसका डिस्टेंस लिखा हुआ है 25 नॉटिकल माइल। सो टिल 25 नॉटिकल माइल इन डिस्टेंस एंड अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड देखो यहां पे लिखा हुआ है F50। मैंने पहले दिन बताया था, इधर FL रहे या F रहे, दोनों का मतलब होता है फ्लाइट लेवल। तो टिल फ्लाइट लेवल 50, मतलब 5000 फीट तक। क्लियर? तो आप सीटीआर के अंदर में नागपुर टावर को कॉल करेंगे। ठीक है, नागपुर टावर को कॉल करेंगे, लेकिन 5000 फीट तक और 25 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर, तभी आप नागपुर टावर को कॉल कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस वाइज आप क्रॉस कर जाओ या अल्टीट्यूड वाइज क्रॉस कर जाओ, फिर टावर आपके स्कोप से आउट हो गया। ठीक है, भले आप नागपुर के ऊपर से सपोज कई बार आप क्रॉस कर रहे हो, लेकिन आपका अल्टीट्यूड है 13,000 फीट, तो आप क्या टावर को कॉल करोगे? नहीं, दूसरे एटीसी को कॉल करोगे। क्लियर? ठीक है, सो सीटीआर यानी कंट्रोल जोन, यहां पे हम कॉल करेंगे टावर को, हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन ध्यान में 2 चीज रखना है, अल्टीट्यूड और डिस्टेंस, दोनों में से कोई सा भी पैरामीटर आउट हो गया, चेंज हो जाएगा एटीसी फटाक से। अब देखो इसका क्या मतलब है। अब अल्टीट्यूड आप कैसे डिसाइड करोगे? ये जो अल्टीट्यूड है ना, पुराने वाले चार्ट में, नए वाले चार्ट में डिफरेंट टेक्निक है, आपको बताऊंगा। पुराने वाले चार्ट में अल्टीट्यूड को 2 तरीके से लिखा जाता है। F50 इसके ऊपर बार लगा दिया और लिख दिया एक F50 इसके नीचे बार लगा दिया। दिस बार इज नोन एज लिमिटिंग बार। ये बार कहलाता है लिमिटिंग बार। इसका मतलब नागपुर टावर का अपर लिमिट 5000 है, फ्लाइट लेवल के ऊपर बार लगा है ना, मतलब अपर लिमिट, यानी नागपुर टावर का 5000 फीट से ज्यादा का कंट्रोल नहीं है। 5000 फीट के ऊपर बार लगा दिया, मतलब 5000 को लिमिट कर दिया, कैप एक तरह से। और अगर नीचे बार लगा हुआ है, मतलब नीचे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऊपर फ्री है। ठीक है, इन दोनों चीज का क्या मतलब है? देखो, फ्लाइट लेवल 50 और ऊपर में बार लगा दिया, मतलब 5000 फीट तक, और इसका मतलब है फ्लाइट लेवल 50 और नीचे लगा दिया बार, मींस 5000 फीट से ऊपर। ठीक है, यानी आप छोटे वाले सर्कल के अंदर नागपुर टावर को 5000 फीट तक ही कॉल कर सकते हो, लेकिन बड़े वाले सर्कल के अंदर में 5000 फीट से ऊपर ही कॉल कर सकते हो, नीचे नहीं। फिर डन? सर। ठीक है, आई नो कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह रहा होगा। इसके बाद हम इमीडिएट एक्सरसाइज करेंगे और उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट बी वरीड अबाउट दैट। इनर सर्कल में टावर को
लेकिन ध्यान में रखना है डिस्टेंस और अल्टीट्यूड हमेशा, कभी भी एटीसी को चूज करो, डिस्टेंस और अल्टीट्यूड हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद आउटर सर्कल, ये कहलाता है CTA, इसका किंग है अप्रोच। ठीक है, तो CTA का किंग कौन? अप्रोच। और CTA में आप नागपुर अप्रोच को कब तक कॉल कर सकते हो? 50 नॉटिकल माइल के अंदर और 5000 फीट के ऊपर। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो अप्रोच को। अब जो CTR है वो सिर्फ इनर सर्कल को कवर किया, राइट, लेकिन जो CTA है वो अपने एरिया के साथ साथ, वो सिर्फ ये खाली वाला एरिया नहीं, वो CTR को भी कवर करता है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे मत समझना कि छोटे वाले में टावर और अप्रोच सिर्फ ग्रीन वाले जोन को कॉल करेगा, नहीं, अप्रोच सिर्फ ग्रीन वाले को कंट्रोल नहीं करेगा, अप्रोच ग्रीन वाले के साथ साथ रेड वाले को भी कंट्रोल करेगा अगर क्राइटेरिया आउट होता है तो। ठीक है, अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग आंसर देना और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, आप हो एट दिस रेड डॉट, लाल वाला डॉट दिख रहा है सबको जो मैंने बनाया है? अफर्म सर। ठीक है, आप इस रेड डॉट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट, किसको कॉल करोगे? टावर। CTR को। कौन सा टावर? Approach. नहीं, CTR तो एरिया है, खाली नाम है उसका। ATC कौन सा रहेगा? टावर। ठीक है, CTR तो इस जोन का नाम है। ठीक है, कॉल करोगे आप नागपुर टावर को। क्लियर? हम से ठीक है, देन आप इस ग्रीन डॉट के ऊपर हो, ग्रीन डॉट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो और आपका अल्टीट्यूड है 7000 फीट, किसको कॉल करोगे? अप्रोच। अप्रोच। नागपुर अप्रोच। वेरी गुड, ये दोनों क्लियर है। अभी बताओ, ग्रीन डॉट के ऊपर, ठीक है, ग्रीन डॉट के ऊपर आपका अल्टीट्यूड है 3000 फीट, किसको कॉल करोगे? बोलो बोलो, पड़ गए संकट में कि 5000 फीट के ऊपर ही है अप्रोच। अब देखो, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। जो टावर है ना, सबसे पहले यही पिटता है, पिटना मतलब सबसे पहले यही आउट होगा। टावर एक ऐसा रीजन है, चाहे डिस्टेंस से आउट हो जाओ या फिर अल्टीट्यूड से आउट हो जाओ, टावर सबसे पहले गिव अप करेगा। मतलब आप भले अंदर वाले सर्कल में, ठीक है, अंदर वाले सर्कल में 7000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, यानी आप टावर के रेंज से आउट हो गए, तो आप तुरंत नेक्स्ट एटीसी पे स्विच कर जाओगे, तो आप कॉल करोगे अप्रोच को। क्यों? क्योंकि टावर सबसे पहले आउट होता है, चाहे डिस्टेंस आउट हो जाए या अल्टीट्यूड हो जाए, टावर सबसे पहले आउट हो जाता है। ठीक है, बट अप्रोच में सस्टेनेबिलिटी है, रेंज पूरा का पूरा, डिस्टेंस वर्सटाइल, दोनों में से कोई भी एक रेंज कवर कर रहा हो, चाहे डिस्टेंस से आप उसके एरिया में आ गए या अल्टीट्यूड से उसके एरिया में आ गए, इजी अप्रोच है अप्रोच। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो सब लोग? टावर एक ऐसा स्टेशन है, चाहे आपसे डिस्टेंस स्लिप हो जाए या अल्टीट्यूड स्लिप हो जाए, गया, यानी टावर को कॉल अप नहीं कर सकते। बट अप्रोच एक ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे डिस्टेंस मैच हो जाए या अल्टीट्यूड मैच हो जाए, आप उसको कॉल कर सकते हो। क्लियर है?
अफर्म सर। तो इस पे एक्सरसाइज करते हैं, फटाफट बताओ फिर। चलो, ओवर द ग्रीन डॉट at an altitude of 7,000 feet, whom to call? अप्रोच सर। अप्रोच। Approach. नागपुर अप्रोच, नागपुर टावर करके बोलना, ठीक है। ओवर रेड डॉट, ठीक है, ओवर रेड डॉट at an altitude of 7,000 feet, whom to call? अप्रोच। नागपुर अप्रोच। नागपुर अप्रोच। Nagpur approach. Very good. Now I'm making blue dot. Over the blue dot at an altitude of 3,000 feet, whom to call? नागपुर टावर सर। टावर। नागपुर टावर। Tower. Very good. Now I'm making one black dot, ठीक है। This black dot at an altitude of 3,000 feet, whom to call? नागपुर अप्रोच सर। अप्रोच। वेरी गुड, ठीक है। आप अप्रोच को कॉल लगाओगे चाहे डिस्टेंस मैच हो जाए या अल्टीट्यूड मैच हो जाए, अप्रोच तुरंत कॉल पिक करेगा। बट टावर चाहे डिस्टेंस आउट हो जाए या अल्टीट्यूड आउट हो जाए, सबसे पहले टावर आपके एरिया से आउट हो जाता है। डन? इज दिस टॉपिक क्लियर? Tango November Sierra is not giving feedback. This importance is little important. ठीक है, this topic is little important. Kindly give us feedback whether you are getting these things or not. समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. पक्का क्लियर है? ठीक है, ठीक है देन। बिकॉज दिस टॉपिक्स आर सो इम्पोर्टेंट कि इस पे मिस्टेक में नंबर कटता है, पटाख से बोलेगा भी नहीं, वो एग्जामिनर बोलेगा भी नहीं, चुपके से नंबर काट लेगा, ठीक है। सो यहां तक हमने देखा व्हेन टू कॉल टावर एंड व्हेन टू कॉल अप्रोच। अब इन दोनों के जुडिशियरी से बाहर आ गए आप, तो कंट्रोल को कॉल करोगे आंख बंद करके। डजंट मैटर विच डिस्टेंस यू आर फ्लाइंग, विच अल्टीट्यूड यू आर फ्लाइंग। अप्रोच और टावर दोनों के रेंज से बाहर आ गए, कंट्रोल को कॉल लगाओगे। अगर किसी एयरपोर्ट पे कंट्रोल नहीं है तो नियर बाय एयरपोर्ट के कंट्रोल को कॉल लगाओगे। देखो भोपाल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो भोपाल से बाहर आ गए, नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओगे। और क्यों नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओगे? क्योंकि भोपाल नागपुर कंट्रोल बाउंड्री के अंदर में आता है, इसलिए आप नागपुर कंट्रोल को कॉल लगाओगे। क्लियर? Now same thing will come towards Mumbai, ठीक है। मुंबई के एग्जाम्पल पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। डू लेट मी नो द आंसर्स। ओवर दिस ग्रीन डॉट, ठीक है, ओवर दिस ग्रीन डॉट, if we are flying at an altitude of 3,000 feet, whom to call? 3,000 feet. मुंबई अप्रोच सर। Mumbai approach, very good. And over this black dot only, if we are operating at 10,000 feet, whom to call? मुंबई अप्रोच। मुंबई अप्रोच। Very good. Now I'm making a red dot. Over this red dot, if you are flying at an altitude of 5,000 feet, whom to call? मुंबई टावर। Mumbai Tower, very good. And over this red dot only, if you are flying at an altitude of 9,000 feet, whom to call? मुंबई अप्रोच। Mumbai approach, very good. यानी आपका टावर सबसे पहले आउट होगा, चाहे डिस्टेंस क्रॉस हो जाए या अल्टीट्यूड क्रॉस हो जाए। ओवर दिस ब्लैक डॉट, if you are operating at flight level 17,000 feet, whom to call? मुंबई कंट्रोल। मुंबई कंट्रोल। वेरी गुड। अब जब आप पुराना वाला चार्ट देखोगे ना, बट सर हाँ बोलो 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 बोलो, सीटीए लिखा हुआ है यही ना? जो सर ये अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले से और बाहर वाले सर्कल तक कितना इसका फ्लाइट लेवल होगा? हाँ,
इन दोनों के बीच का फ्लाइट टावर कितना होगा सर? 7000 एंड अबव, 7000 फीट से ऊपर, ठीक है। डजंट मैटर विच फ्लाइट लेवल यू आर ऑन, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैक्सिमम है वो 7000 फीट से ऊपर कहीं भी। क्लियर? और कंट्रोल का सर? कंट्रोल का आपको कंट्रोल बाउंड्री का भी 2 सेक्शन में चलता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो इनफाइनाइट माना जाएगा, बट कई बार आपको इस तरह से रेंज बता दिया जाएगा कि 14500 से लेके 46000 फीट तक, तो ये हो गया मुंबई कंट्रोल का रेंज। अहमदाबाद कंट्रोल का रेंज 15000 फीट से 46000 फीट तक। अगर लिख दिया है तो, नहीं लिखा है तो इन्फिनिटी माना जाता है। क्लियर? नाउ आप जब पुराना वाला चार्ट देखोगे तो कई बार आपको लिखा हुआ दिखेगा CTA, कई बार लिखा हुआ दिखेगा TMA, ठीक है। कई बार तो CTR भी लिखा हुआ दिख जाता है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि अगर यहाँ पे लिख दिया है मुंबई CTA, मैं मतलब मुंबई अप्रोच को कल लगाऊंगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है पुराने वाले चार्ट में। देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया नागपुर CTA, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ग्रीन डॉट पे फ्लाई कर रहे हो तो नागपुर अप्रोच को कल लगाओगे। क्यों? क्योंकि CTA को अप्रोच संभालता है। नहीं, ये पुराने वाले चार्ट पे मिस्टेक है। आपको हमेशा ध्यान में बस ये रखना है, इनर सर्कल टावर, आउटर सर्कल अप्रोच, उसके बाद बाकी जहां भी जाएंगे कंट्रोल को कॉल लगाएंगे, नो अदर ATC। ठीक है, एफएम सर। अंदर में टावर, दूसरे सर्कल में अप्रोच, उसके बाहर कहीं भी कंट्रोल। इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि CTA लिख दिया सर, TMA लिख दिया, तब तो एक बार को चलेगा कि TMA कंट्रोल को ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह CTA लिख देगा, कई जगह CTR लिख देना, तो अप्रोच को कॉल लगाने मत चले जाना। ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा। ये पुराने वाले चार्ट का ब्लंडर है। ठीक है, तो अंदर वाला टावर, बिगर सर्कल अप्रोच, उसके बाहर कहीं भी कंट्रोल। नाउ वी लुक एट द न्यू चार्ट। न्यू चार्ट में अल्टीट्यूड वाले थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है और अच्छे से बनाया गया है। कैसे? आप देखो, आपको नए वाले चार्ट में कहीं भी CTA CTR नहीं मिलेगा, उसमें उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। देखो यहाँ पे लिख दिया है ना मुंबई TMA, लेकिन पिछले चार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? मुंबई CTA, राइट। तो नए वाले चार्ट में मिस्टेक्स को ठीक कर लिया गया है कि इनर सर्कल टावर, मिडिल सर्कल अप्रोच, उसके बाद कहीं भी कंट्रोल। ठीक है, तो अब देखो, आपको यहाँ पे विल टेक एग्जांपल ऑफ मुंबई, दैट विल बी बेटर। ठीक है, मुंबई देखो, या चलो नागपुर से समझते हैं, नागपुर इजी था। अभी देखो, पिछले वाले में हमने क्या देखा फॉर्मेट कि F50 और ऊपर में बार लगा दिया गया था टावर के लिए, राइट। मतलब अपर लिमिट इज 5000 फीट, बट इन द न्यू चार्ट इट इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ A/B। ठीक है, क्वोशंट के फॉर्मेट में, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। हेयर A indicates upper limit and B indicates lower limit। मतलब देखो क्लियर है, नागपुर टावर को आप कब तक कॉल लगाओगे? 5000 फीट तक। कहां से? CTR मतलब ग्राउंड लेवल से। क्लियर? A/B के फॉर्म में है। नागपुर अप्रोच को कहां तक कॉल लगाओगे? 5000 फीट के ऊपर, और कहां तक? नागपुर TMA मतलब जो लिमिट नागपुर कंट्रोल का है उस लिमिट तक। क्लियर? और अगर यहीं पे लिख दिया है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहां पे देखो, यहां पे लिख दिया नागपुर TMA 255/200, मतलब आप नागपुर कंट्रोल को कॉल करोगे कहां से कहां तक? 20,000 फीट से ऊपर और 25,500 फीट से नीचे। लोअर लिमिट इज 20,000 फीट, अपर लिमिट इज 25,500 फीट। क्लियर टू ऑल?
Affirm, sir. ठीक है, देन टेल मी अबाउट द अल्टीट्यूड लिमिट ऑफ वाराणसी टावर, सॉरी वाराणसी कंट्रोल, जिसको मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? 46,000 अपर लिमिट है सर, और लोअर Very good. लिमिट 26,000 है। Very good, 26,000 done. So this is basically representing in the format of A upon B, जो कि पुराने वाले में लिमिटिंग बार का यूज किया गया था। अगर फ्लाइट लेवल के ऊपर बार लगा दिया है मतलब इसी फ्लाइट लेवल को लिमिट कर दिया, यानी 5000 फीट तक, और अगर नीचे बार लगा दिया गया है मतलब फीट से ऊपर, 5000 फीट से ऊपर। इज इट क्लियर टू ऑल एवरी स्टेशन, या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? इफ देयर इज कंफ्यूजन आई कैन एक्सप्लेन अगेन, डोंट बी वरीड, पूछो ओपनली। ओके, देन हु इज दोबारा नागपुर। नागपुर का? ठीक है, वेरी गुड। देखो, इन दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए अपॉन बी, अल्फा बाय ब्रेवो के फॉर्मेट में, नंबरेटर और डिनोमिनेटर। सो नंबरेटर इंडिकेट्स अपर लिमिट, डिनोमिनेटर इंडिकेट्स लोअर लिमिट। सो नागपुर टावर को कहां तक कॉल करोगे? 5000 फीट तक, क्योंकि अपर लिमिट है 5000 एंड लोअर लिमिट इज सीटीआर, मतलब ग्राउंड लेवल, 0 से लेके 5000 फीट तक। एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द लोअर अल्टीट्यूड ऑफ सीटीआर? सीटीआर का लोअर अल्टीट्यूड क्या है? तो वहां पे लिखना पड़ता है ग्राउंड लेवल। ठीक है, कंट्रोल जोन का लोअर लिमिट है ग्राउंड लेवल, और कंट्रोल एरिया जो कि ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका लोअर लिमिट होता है अपर लिमिट ऑफ सीटीआर। देखो, इस चीज से एकदम क्लियर है ना? सीटीआर का लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 5000 फीट। बट कंट्रोल एरिया का लोअर लिमिट क्या है? 5000 फीट। अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर पूछे तो यू कैन गिव आंसर, लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन 0 या फिर ग्राउंड लेवल, लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल एरिया, अपर लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन, डजंट मैटर विच इज द अपर लिमिट। इज इट बट क्लियर सर, टू एवरीवन? जो हाँ, बोलो बोलो। जो सीटी का अपर लिमिट होगा वो तो हाँ हाँ, ये तो वन, ये रहेगा ना 150, मीन्स जो कंट्रोल कंट्रोल का वो रहेगा मिनिमम अल्टीट्यूड उतना ही रहेगा ना इसका। यहाँ यहाँ ना, नहीं, जो वीएनपी वीएनपी टीएमए लिखा हुआ है, जो आप इंफिनिटी कह रहे हो इसका अपर लिमिट, ओके ओके, बट तो इसका लिखा हुआ है ऊपर से। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से कह रहे हो ना कि नागपुर टीएमए का लिख दिया है 15,000 फीट, ठीक है, और उसके ऊपर हम जब जाएंगे कंट्रोल को कल लगाएंगे, यही ना? डन, ओके। यस सर। नाउ लेट मी क्लैरिफाई, अप्रोच का थ्योरी क्या था? डिस्टेंस और अल्टीट्यूड दोनों में से जो कोई मैच कर जाए अप्रोच को कॉल लगाएंगे। तो डिस्टेंस भी ध्यान में रखना है ना, ठीक है? जब तक इसके अंदर में हो अप्रोच को ही कॉल लगेगा, ठीक है? डजंट मैटर विच फ्लाइट लेवल यू आर ऑन, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है नागपुर टीएमए, ये नहीं लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ नागपुर टीएमए। वो वाली थ्योरी यहां पे नहीं काम करती है कि नागपुर टीएमए के लोअर लिमिट तक, यानी आप यहां पे ये कहना चाह रहे हो, जो आपका डाउट है कि अप्रोच को आप कॉल कर सकते हो 5000 टू 15,000 ओनली, नहीं, इनफाइनाइट फ्लाइट लेवल तक। जब तक आप इस सर्कल के अंदर में हो तब तक किसी भी अल्टीट्यूड पे रहो अप्रोच को ही कॉल लगेगा, इसको बाहर निकले कंट्रोल को कॉल लगेगा। क्लियर? कम सर। ठीक है, चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी देता हूं, अगर यहां पे लिख दिया है नागपुर टीएमए फ्लाइट लेवल 150 इज लोअर लिमिट, और टीएमए का इनफाइनाइट होता है बेसिकली, तो 15,000 फीट से ऊपर आप कॉल करोगे नागपुर कंट्रोल को। लेकिन इसी ब्लू डॉट के ऊपर अगर आप 12,000 फीट पे फ्लाई करोगे तो किसको कॉल लगाया जाए? बोलो बोलो। कंट्रोल।
कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है लोअर लिमिट 15,000 फीट। फिर 12,000 पे कैसे लगाए कंट्रोल को कॉल? क्योंकि सर हमने ये जो सर्कल है, सर्कल के बाहर हमें कंट्रोल को इक्वल लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमेशा एक ही थ्योरी काम करती है, क्या? डिस्टेंस और अल्टीट्यूड, बस। बाकी इस चार्ट में इतने न्यूमेरस ऑफ डाउट्स हैं जो कि आपको हो सकता है आपने जो बोला ना, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट से सुना, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ने इवन उनको बताया कि इसका ये मीनिंग होता है, लेकिन इसका कहीं भी क्लियरली क्या कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन टेक्निक बताया नहीं गया है डब्ल्यूपीसी के द्वारा। तो सब लोग अपने अपने समझदारी के हिसाब से काम करते हैं कि ऐसा बता देता हूं, ऐसा बता देता हूं। नहीं, लॉजिक एक ही है, क्या? डिस्टेंस और अल्टीट्यूड, बस। ठीक है, डिस्टेंस और अल्टीट्यूड। आप अगर डिस्टेंस मैच करवा दो या अल्टीट्यूड मैच करवा दो, प्लस इनर सर्कल का किंग कौन? टावर। आउटर सर्कल अप्रोच, उसके बाद कहीं भी कंट्रोल, सीधा। कौन सा? ठीक है, सो this is the thing that you need to understand accordingly, and whenever you will write for the answers, you need to consider two things in the mind always: altitude or distance, bus. Rest everything is okay. Now someone can tell me, I'm marking one green dot here near to Gwalior. किसको कॉल लगाओगे? दिस ग्रीन डॉट, आसपास नजर दौड़ाओ। ग्वालियर कंट्रोल। ग्वालियर के पास तो कंट्रोल है ही नहीं, देखो। नियर बाय एटीसीज, नियर बाय कंट्रोल ऑफिस को ढूंढो, ढूंढो। नागपुर कंट्रोल। नागपुर कंट्रोल तो बहुत दूर है, नागपुर नजदीक पड़ेगा कि दिल्ली? देखो, लाइन खींच के देख लो। दिल्ली कंट्रोल। दिल्ली कंट्रोल, ठीक है, दिल्ली कंट्रोल। तो जब भी आप किसी अननोन एरिया में फ्लाई करोगे, क्या होता है कि जैसे मान लो कि इस एरिया में क्लियरली लिख के दे दिया है नागपुर टीएमए, बट यहां पे नहीं लिखा है कि किसको कॉल लगाया जाए। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में आंसर देने जा रहे हो जहां पे क्लियरली किसी भी कंट्रोल का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप डिस्टेंस वाइज नियर बाय कोई बड़ा एयरपोर्ट ढूंढोगे कि उस एयरपोर्ट पे कंट्रोल ऑफिस होने चाहिए। तो आप नागपुर पे हो, आपको दो एयरपोर्ट दिखेंगे, एक नागपुर, सॉरी आप ग्वालियर पे हो तो आपको दो दिखेंगे, एक नागपुर एक दिल्ली। नजदीक कौन सा है? दिल्ली, तो दिल्ली को कॉल लगेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको भी, आई टेल यू, कुछ लोग इसको भी बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एफआईआर, कि मैं अगर यहाँ पे हूं, दिल्ली एफआईआर में हूं, तो दिल्ली कंट्रोल को कॉल लगेगा, डजंट मीन हाउ फार इट इज। नहीं, ये थ्योरी भी गलत है। ठीक है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि सर अगर आप दिल्ली एफआईआर में हो तो आपको दिल्ली कंट्रोल को कॉल लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको आगे एग्जांपल दो चार बताऊंगा, वहां पे मिस्टेक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली एफआईआर में हो तो दिल्ली एफआईआर को कॉल लगे, सॉरी दिल्ली कंट्रोल को कॉल लगेगा। डिस्टेंस वाइज जो नजदीक रहेगा उसको कॉल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके भी मन में ये डाउट हो, सो वेट फॉर द एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊंगा आगे जब भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली एफआईआर में हो तो हमेशा दिल्ली कंट्रोल को ही कॉल लगेगा, नहीं, आसपास जो भी नजदीक एयरपोर्ट हो उसको कॉल लगेगा। क्लियर? सर। ठीक है, so when we'll go to the practices and when we will look at the calls जहां पे हमको ATC को find out करना पड़ेगा, there you will be more clear when to find the right ATC and how to call। ठीक है, कब किस ATC को कॉल लगाना है, ये itself एक बड़ी थ्योरी है। और जब आप कलर कॉपी चार्ट प्रिंट आउट करोगे ना, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार पूरे 8 के 8 चार्ट को निकालो और उसमें कंट्रोल बाउंड्री को मार्क करना। आपको दिखेगा कि कुछ कुछ एरिया ऐसा है ना जहां पे कोई कंट्रोल बाउंड्री ही नहीं है,
ये वाला देखो, किसी कंट्रोल का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये देखो जोधपुर का एरिया, यहाँ पे भी कोई कंट्रोल एरिया नहीं है। तो आपको बहुत सारे एरिया ऐसा मिलेंगे जो कि किसी भी कंट्रोल बाउंड्री के अंदर में नहीं आती है। एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस चार्ट, ठीक है। ये इस चार्ट का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। तो हमको हमेशा नियर बाई ईटीसी ढूंढना पड़ता है कि कौन सा नजदीक पड़ेगा, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। बट इन द रियल टाइम ऐसा नहीं होता है। जो रियल चार्ट है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का चार्ट है, टर्मिनल चार्ट्स जो पब्लिश किए जाते हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए, हर एक एरिया उसमें आइडेंटिफाइड होता है, खाली कोई नहीं रहता है। तो चार्ट में आपको बहुत सारे एरिया ऐसा मिलेंगे जो कि खाली है, कोई भी कंट्रोल बाउंड्री नहीं है। और बाउंड्री का मतलब हमेशा क्या होता है कि वो क्लोज रहना चाहिए। लेकिन आप देखो ये वाली बाउंड्री ओपन है, क्लोज्ड ही नहीं है, ठीक है। इस साइड से ओपन है, ये वाली बाउंड्री भी ओपन है, ये भी क्लोज नहीं है। तो आपको अपने मन से क्लोज मानना पड़ेगा हाइपोथेटिकली, ठीक है। सो दीज वर द चार्ट रीडिंग टेक्निक्स। क्लियर? अफर्म सर। ठीक। उसके अलावा आपको चार्ट पे कुछ एक अजीब के सिंबल मिलेंगे जो कि रैंडम है। रैंडम मतलब किसी भी टाइप के हो सकते हैं। देखो मैं मार्क कर रहा हूं उन चीजों को, आप लोग ध्यान से देखना। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक इधर है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे पेंटागोनल आ गया, और इसमें अंदर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक तो ये रेड कलर से होते हैं और अंदर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? हु इज गोइंग टू टेल मी? ट्राई समवन। ठीक है, आपको ये चीजें 3 कोड में दिखेगा हमेशा, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेता हूं। आपको या तो दिखेगा VAR, या फिर दिखेगा VAP, या फिर दिखेगा VAD। सब लोग इसका फुल फॉर्म नोट करना, इंपॉर्टेंट है। VAR मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। VAP प्रोहिबिटेड एरिया, और VAD डेंजर जोन। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में क्या डिफरेंट है? प्रोहिबिटेड मीन्स मना किया गया है, नहीं जा सकते। राष्ट्रपति भवन के ऊपर, सेक्रेटरिएट के ऊपर, संसद भवन के ऊपर, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर यू कैन नॉट फ्लाई, प्रोहिबिटेड, सीधे मना, नहीं जा सकते, ठीक है। फिर कुछ कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप जाओगे तो, लेकिन आपका अल्टीट्यूड 20,000 फीट के ऊपर होना चाहिए, लाइक दैट। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड एरिया मीन्स परमिशन है कंडीशन डाल के, प्रोहिबिटेड एरिया सीधे मना कर दिया गया। डेंजर जोन वो एरिया आपके लिए खतरनाक हो सकता है उधर वॉल्केनो हो, आपके एयरक्राफ्ट को हिट कर जाएगा, सुनामी आया हुआ हो, ठीक है। तो वो चीज आपको परेशान कर सकती है, दैट इज ए डेंजर जोन। मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, आप फ्लाई करोगे आपको लग जाएगी, सो दैट इज डेंजर जोन। नाउ इसका डिकोड करने का कैसा है? अगर इसका स्टार्टिंग V से है, सो बाय डिफॉल्ट हम लोग डोमेस्टिक चार्ट यूज करते हैं एग्जाम में, तो स्टार्टिंग हमेशा V से रहेगा, मतलब इंडियन रीजन का एरिया है, भारत का एरिया है। उसके बाद A यानी वेस्टर्न FIR का एरिया है, VAR मीन्स रेस्ट्रिक्टेड जोन। VAR मतलब रेस्ट्रिक्टेड जोन इन वेस्टर्न FIR। VAP प्रोहिबिटेड एरिया इन वेस्टर्न FIR। VAD डेंजर जोन इन वेस्टर्न FIR, ठीक है, दिख रहा है। नाउ वी लुक एट द दिल्ली साइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? VIR मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन दिल्ली FIR। आई है ना, V मतलब इंडिया का, I मतलब दिल्ली FIR, R मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्लियर है सबको? देन हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दीज टू? इसका क्या मीनिंग है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन IFIR। दिल्ली FIR, आई नहीं बोलेंगे, दिल्ली FIR। आई उसका कोड है, ठीक है। आइदर यू कैन से नदर्न FIR और दिल्ली FIR, ठीक है।
अब उसके आगे देखो कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है 156 4137। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स नंबर और सर्कुलर नंबर जिस डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया। ठीक है, तो उसका वो मतलब है दीज आर द रैंडम नंबर्स। नंबर का डिफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि 1 2 ही क्यों, 2 3 ही क्यों, तो दैट इज रैंडम। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दिस VID 126, इसका क्या मतलब है? Danger zone in Delhi FIR. Very good. Danger zone in Delhi FIR. Good. Now let me go to the some more examples. Here. इसका बताओ। बोलो somebody, try to make answer. Danger zone in Mumbai FIR. Very good. Now, Bravo Charlie Delta will answer. What does it mean by this? Bravo Charlie Delta. restricted area in south region, south FIR, ठीक है, चेन्नई चलेगा। FIR. Southern FIR और चेन्नई FIR, ठीक है, वेरी गुड। सो दीज आर द सर्टेन एरिया इन द चार्ट्स। ठीक है, सो आई थिंक फॉर मी मैंने ऑलमोस्ट सारे चीजों को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो वाइल रीडिंग द चार्ट तो आप मुझे बताना। ठीक है, और आप लोग हार्ड कॉपी इस चार्ट का प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो। आज हम लोग चार्ट से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि चार्ट रीडिंग टेक्निक अर्लियर इट वाज अ 2 days क्लास। मैं पहले इसका 2 दिन में क्लास लेता था, but this time it has been covered in a single day, so I'll not stretch it much ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। However, चार्ट रीडिंग टेक्निक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, प्रिंट आउट ले लो और खुद से भी रिवाइज करना। बाय द वे जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। नाउ मैंने एक लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, देन आई विल क्लोज द क्लास। इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग। मैंने बोला था कि हर एक रूट पे कुछ ना कुछ कॉल साइन रहेगा। ठीक है, अब आप देखो एक चीज मैं हाईलाइट करता हूं, फ्रॉम मुंबई टू अपानो रूट एक है, नाम 4 है, इसको क्या बोला जाए? आप पूछ सकते हो ना कि सर जिस रूट पे एक नाम है वहां तो चलो बोल देंगे कि एक ही रूट है, लेकिन जहां पे एक रूट है और 4 नाम है इसको क्या बोला जाए? यहाँ पे भी देखो 3 नाम है, कई जगह एक ही रूट है, उसके 2 नाम होते हैं, 3 नाम है, 4 नाम है, कैसे बोला जाए? यू मे हैव ए ऑब्वियस डाउट कि क्या बोला जाए, फिर एक नाम कैसे पता करें? चारों में से कोई सा भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, देयर इज ए थ्योरी। आपको जो रूट कॉल साइन रहेगा ना हमेशा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब शुरू में अल्फाबेट रहेंगे और बाद में नंबर रहेंगे। गोल्फ 450, विस्की 9er, विस्की 38, ठीक है, इस टाइप से दिखेंगे। उसके अलावा कुछ रूट आपको दिखेंगे जो कि अल्फा न्यूमेरिक अल्फा रहेंगे, ALA फॉर्मेट में, अल्फा न्यूमेरिक अल्फा, अल्फाबेट न्यूमेरिकल अगेन अल्फाबेट। कैसे? विस्की 10S, विस्की 10N, दिख रहा है? तो अगर किसी भी अल्फा न्यूमेरिक के लास्ट में N है मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, E ईस्ट, W वेस्ट, ये रूट रिप्रेजेंट्स करता है ओनली वन डायरेक्शनल ऑफ फ्लाइट। यानी आप इंदौर से सोनगढ़ आने में इस रूट को तभी चुन सकते हो जब आप डाउनवर्ड आ रहे हो, जब आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो।
अगर आपको सोनगढ़ से इंदौर जाना है तो ये वाला रूट नहीं लोगे। ओवर दिस रूट ओनली सदर्न फ्लाइट डायरेक्शन इज परमिटेड। क्लियर है? एंड ओवर दिस रूट ओनली नदर्न डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज परमिटेड। जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तभी। सो दिस इज गिविंग इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। नाउ आप देखो, उदयपुर से जयपुर के साइड 2 रूट है, विस्की 13 नॉर्थ, विस्की 13 साउथ। आप अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो ओनली विथ विस्की 13 नॉर्थ, और आप दिल्ली से उदयपुर की तरफ आ रहे हो तो ओनली विथ 13 साउथ, नॉट विथ 13 नॉर्थ। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो अल्फा न्यूमेरिक अल्फा मिले तो लास्ट वाला डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर? क्लियर है सबको ये चीज पक्का? बट सर यहाँ पे तो विस्की 13 नॉर्थ 112 नॉर्थ अच्छा, 10 इसको नॉर्थ बता रहा हूँ। अल्फा 34। इसलिए तो इसका एग्जाम्पल लिया मैंने। 4 नाम है, जहां पे एक है वहां तो क्लियर है, 4 हैं। अब क्या किया जाए इसको बता रहा हूं। जब आप मोबाइल पे चार्ट को यूज करोगे तो आपको इतना सा एरिया ही दिखेगा, तो आप पक्का कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आपको एक ब्रॉड एरिया दिखेगा। उसका बेनिफिट क्या है बताता हूं। आपको एग्जाम में फ्लाइट प्लान दिए जाएंगे, तो आप देखो सिंगल रूट एक पॉइंट के बाद जाके स्प्लिट हो रहा है ना। यही रूट अपानो के पास, ठीक है, अपानो के पास जाके स्प्लिट हो रहा है। इधर है विस्की 13 नॉर्थ, ठीक है, वडोदरा तक है विस्की 12 नॉर्थ, वडोदरा से आगे सेम रूट है अल्फा 347, ठीक है, और इधर से है विस्की 13 नॉर्थ। तो आप देखो टोटल 4 नाम आ गए इसके। अगर आपका फ्लाइट प्लान मुंबई से अहमदाबाद है, ठीक है, तो देखो मुंबई से अहमदाबाद सेम रूट क्या कहलाएगा? विस्की 13 नॉर्थ। क्लियर है? दिख रहा है सबको? मुंबई से अहमदाबाद, भले 4 नाम है, मुंबई से अहमदाबाद विस्की 13 नॉर्थ सेम रूट। मुंबई से वडोदरा सेम रूट क्या कहलाएगा? विस्की 12 नॉर्थ। दिख रहा है? मुंबई से टुवर्ड्स इंदौर विस्की 13 नॉर्थ 10 नॉर्थ। दिख रहा है? 10 नॉर्थ। और वडोदरा से आगे उदयपुर के साइड, मुंबई से उदयपुर सेम रूट कहलाएगा अल्फा 347। डन? however इन द एग्जाम आपको रूट का नाम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है कि सपोज वहां पे आपको रूट लिखा हुआ रहेगा कि हम लोग जाएंगे मुंबई से अहमदाबाद। बताऊंगा कल जब आपको फ्लाइट प्लान का क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि जब हम डिसाइड करेंगे हम लोग मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं तो वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है, विस्की 13 नॉर्थ। तो हमको बस ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला रूट है किधर, तो इस भीड़ में से हमको एक चुन लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि 4-4 5-5 नाम है तो किसका क्या मीनिंग है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा सिनेरियो नहीं देगा कि चारों में से चुनो कौन सा रूट होगा, नहीं, पहले ही से ही लिखा रहेगा विस्की 13 नॉर्थ। तो भले ये भीड़ भाड़ में लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि भले इसके 4 नाम हैं, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं 13 नॉर्थ, तो हम इसको 13 नॉर्थ ही बोलेंगे। क्लियर टू ऑल? हम सर ठीक है। So this is it about chart reading techniques and I'll close the session here only. चार्ट रीडिंग टेक्निक्स अपने आप में एक टफ जॉब है। मैं आप लोगों का ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग फिर उल्टा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन हियर ओनली एंड विल सी यू टुमारो 9 o'clock। डन? कल 9 बजे मिलते हैं फिर से विथ फर्दर मोर टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, ठीक है।
So I'm closing this meeting here only. We'll see you tomorrow, 9 o'clock. Chalo. Good night, everyone. Good night, sir.